आर्टिकल 237 तक हम बात करते हैं अबाउट पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज स्टेट। और क्योंकि इसमें सारे के सारे राज्यीय प्रावधान दिए गए हैं, स्टेट प्रोविजंस दिए गए हैं, इसीलिए याद रखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट या राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट या राज्य की कार्यपालिका के बारे में। और आप जानते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो सबसे पहले हमें इसमें बात करनी है गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका मिलकर ही किस किस से बनी है? उस राज्य के राज्यपाल से, उसके अलावा उस राज्य के मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से, और साथ में होता है एडवोकेट जनरल या राज्य का महाधिवक्ता। लेकिन इस भाग को शुरू करने से पहले आर्टिकल 152 अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है या राज्य को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 152 ये कहता है कि इस भाग के सारे प्रोविजंस, सारे के सारे प्रावधान राज्य के या भारत के सभी राज्यों पर लागू होंगे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वी हैव स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए थे अनुच्छेद 370 में। लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त करके अब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या कहलाता है? लद्दाख। तो कहने का मतलब गवर्नर के बारे में पढ़ने की शुरुआत होती है आर्टिकल 153 से, और आर्टिकल 153 ये कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यानी कि गवर्नर्स ऑफ स्टेट या राज्यों के राज्यपाल का जो प्रावधान या जो प्रोविजन है वो हमने आर्टिकल 153 में किया है। दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यपाल का पद हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कनाडा के संविधान से लिया है, और आर्टिकल 153 ही ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। 1 पर्सन कैन बी या कैन ऑल्सो बी अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, ये बात कही गई है आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 154 जिसमें है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट या राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 154 कहता है ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर। राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका इस्तेमाल राज्यपाल स्वयं या राज्य के मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। इसके बाद आर्टिकल 155 में है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। हमने संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को बताया था, और हमने जाना था कि भाई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और भारत के राष्ट्रपति के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं, निर्वाचन करवाए जाते हैं। लेकिन राज्यों के राज्यपालों की अगर हम बात करें तो ये अपॉइंटेड होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है, इनके लिए किसी भी प्रकार के कोई इलेक्शन या किसी भी प्रकार के कोई निर्वाचन का प्रावधान नहीं किया गया है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, और आप जानते हैं राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति तो अपने द्वारा किए गए हर काम के लिए किस पर निर्भर होते हैं? संघ के मंत्री परिषद पर निर्भर होते हैं। तो कहने का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर की ही सलाह पर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि हर राज्य में कौन होता है? गवर्नर होता है या राज्यपाल होता है। अगला अनुच्छेद आर्टिकल 156 जिसमें है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल की पदावधि। आप जानते हैं गवर्नर इज ऑलवेज अपॉइंटेड फॉर 5 years। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, बट ही विल ऑलवेज होल्ड हिज ड्यूटीज टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। कहने का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा।
कहने का मतलब यह है कि संघ के मंत्रिपरिषद के द्वारा कभी भी राष्ट्रपति से सिफारिश करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन यह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे। लेकिन अगर कार्यकाल के दौरान ये कभी भी अपना त्यागपत्र देना चाहे तो आप जानते हैं कि डेफिनेटली अनुच्छेद 156(2) के तहत ही कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद त्याग सकता है। अगर इसे इस्तीफा देना होगा, त्यागपत्र देना होगा या रेजिग्नेशन देना होगा तो ये राष्ट्रपति को रिजाइन करके अपना पद त्याग सकता है। और ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 156 का 3 ये भी प्रावधान करता है कि अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं कर दी जाती है तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 157 जिसमें है क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यताएं। एक राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लगभग वही है जो हमने राष्ट्रपति के लिए भी लिखी थी। याद कीजिए, सबसे पहली कंडीशन हमने लिखी थी ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हिज एज शुड बी मिनिमम 35 ईयर्स, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल बनने के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। अगली कंडीशन हमने क्या लिखी थी कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी पद ही क्या कहलाता है, लाभ का पद कहलाता है। और याद कीजिए राष्ट्रपति के लिए हमने क्या लिखा था, ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन राज्यपाल के लिए ध्यान रखेंगे ही शुड बी एलिजिबल, he should be eligible to be a member of legislative assembly। वह राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हालांकि वह राज्य की विधानसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, लेकिन वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है किसी भी राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट इज आर्टिकल 158 जिसमें है कंडीशंस फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। सबसे पहली शर्त राज्यपाल के पद की यही है या राज्यपाल की ऑफिस की यही है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो वह ना तो उस राज्य में विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वह उस राज्य में विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो इस पद पर है तो ध्यान रखेंगे नियुक्ति के पश्चात तो तुरंत उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा या खाली मान लिया जाएगा। इसके बाद अगली कंडीशन क्या होती है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही कैन नॉट अटेन अ बूस्ट ऑफ प्रॉफिट। अपने कार्यकाल के दौरान वह किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है। अगर वो राज्य का राज्यपाल है तो वो राज्यपाल ही रहेगा और किसी सरकारी पद पर आसीन वो नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। उसके वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन या कोई भी कमी नहीं की जा सकती। अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है तो नियुक्त होने के बाद फिर उसके वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। ये अगली कंडीशन होती है। और अगर आप वेतन भत्तों की बात करें तो आप जानते हैं कि राज्य के राज्यपाल को प्रति माह 3.5 लाख रुपए
इमोल्यूमेंट्स या उपलब्धियों के रूप में दिया जाता है। भाई क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए हम वेतन भत्ते शब्द का इस्तेमाल नहीं बल्कि इमोल्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इमोल्यूमेंट्स का मतलब उपलब्धियां होती है। इसे 3.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक निशुल्क आवास और यात्रा भत्ते का भोगी होगा। राज्यपाल को राज्य की तरफ से एक निशुल्क सरकारी आवास दिया जाएगा ऑब्वियसली, जो कि राजभवन कहलाता है, और साथ में ये जितनी भी यात्राएं करेगा उसके लिए उसे यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेशों में राज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए तो फिर उसके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो कहां से दिए जाएंगे? भाई संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वेतन भत्ते राज्यपाल के, लेकिन ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और अगर आर्टिकल 3 और माफ कीजिए आर्टिकल 158 का 3A ऐसा कहता है, अगर एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे वेतन तो वही दिया जाएगा 3.5 लाख रुपए प्रति माह, लेकिन उस वेतन का जो अनुपात है वो दोनों राज्यों में या 2 से ज्यादा राज्यों में क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य का एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाता है तो उस कंडीशन में राज्यपाल को मिलने वाला वेतन किस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा? तो ये रेशियो, ये अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे और राष्ट्रपति बताएंगे कि उस वेतन के या उस वेतन को किस अनुपात में किस किस राज्य के द्वारा दिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति ऐसा कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि भाई 2 लाख रुपए पंजाब की संचित निधि से और 1.5 लाख रुपए हरियाणा की संचित निधि से दिए जाएंगे तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। इसको किसी भी जगह पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल 159 में है ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। तो हम सब जानते हैं जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसी राज्य का उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस उसे शपथ दिलवाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलवाई थी? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। तो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आर्टिकल 160 डिस्चार्ज और फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। अनुच्छेद 160 प्रावधान करता है कि कुछ आकस्मिकताओं में या इमरजेंसी में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन अगर किसी और के द्वारा किया जाता है तो। और आप जानते होंगे कि अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर नहीं है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है आकस्मिक स्थिति में, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही उसके कार्यभार को संभालकर क्या करता है? कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, या राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए जिसे नियुक्त करे वो व्यक्ति। इसके बाद आर्टिकल 161 में है पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति। जी हां, वही शक्ति जो हमने आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के लिए पढ़ी थी। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जिस तरीके से आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है, बिल्कुल वैसे ही राज्य के राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति मिली है कि भाई राज्यपाल चाहे तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी दंड को कम कर सकता है, बदल सकता है, माफ कर सकता है, उसके नेचर, उसकी प्रकृति में बदलाव कर सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे केवल ऐसी 3 पावर्स हैं जो कि केंद्र में राष्ट्रपति को तो दी गई है लेकिन राज्य में राज्यपाल को नहीं।
उसमें से एक यही है, मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल अगर किसी को मृत्यु दंड सुनाया गया है तो उसकी मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। इसके अलावा दूसरी होती है मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को ही केवल मिलिट्री पावर्स दी गई हैं। कहने का मतलब हमारी जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनका प्रधान सेनापति, हेड कमांडर हमेशा भारत का राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल को मिलिट्री पावर्स नहीं दी गई हैं। और तीसरी पावर जो केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं, वो है इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। केवल भारत के राष्ट्रपति को ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति दी गई है, और हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की या की घोषणा करने की शक्ति दी गई है केवल राष्ट्रपति को। यह राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल तो केवल राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अगर राज्यपाल को ऐसा बोध होता है कि राज्य की सरकार का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और वो प्रशासन चलाने में नाकाम है, तो अपनी लिखित सिफारिश से राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिकमेंड कर सकता है, उसकी सिफारिश कर सकता है, लेकिन ये करने की शक्ति तो केवल राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट, अगला होता है आर्टिकल 162, जिसमें है एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। स्वाभाविक सी बात है, संसद के द्वारा ही राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता भाई। पावर बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद बात होती है अबाउट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, राज्य मंत्री परिषद और राज्य का महाधिवक्ता। आप जानते हैं आर्टिकल 163 में प्रोविजन किया गया है कि राज्य के राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का प्रमुख उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल यही बात है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान, प्रोविजन आर्टिकल 163 में किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख भी यहीं पर होता है, क्योंकि राज्य के मंत्री परिषद का प्रमुख ही राज्य का मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर होता है। इसके बाद आर्टिकल 164, जिसमें है अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग मिनिस्टर्स, या मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपबंध यह है, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री जिन जिन विधायकों को मंत्री परिषद के लिए चुनता है तो उसी की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद, माफ कीजिए, राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद की भी नियुक्ति की जाती है। कहने का मतलब चीफ मिनिस्टर will be appointed by the governor and the council of ministers will be appointed by the governor with an advice of CM। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 165 में आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता बिल्कुल वही व्यक्ति है जो केंद्र में कौन था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जिस तरीके से हमने अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी को कहा कि ये संघ का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल वैसे ही एक राज्य का फर्स्ट लॉ ऑफिसर या प्रथम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार का वैधानिक सलाहकार होता है। हिज पोस्ट इज इक्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसका पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो योग्यता हाई कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए, वही योग्यता एडवोकेट जनरल बनने के लिए भी होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसका पद तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बराबर है, लेकिन एक प्रोविजन ऐसा है जिसमें ये उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है, बिल्कुल वैसे ही जो हमने आर्टिकल 88 में पढ़ा था अटॉर्नी जनरल के लिए, कि वह किसी भी वक्त जाकर सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है। बिल्कुल वैसे ही राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल किसी भी समय हाई कोर्ट,
विधानसभा या विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है, वहां पर बहस भी कर सकता है, बस विधेयकों पर मत करने का अधिकार इसे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 166 जिसमें है कंडक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। ये बिल्कुल वैसा ही आर्टिकल है जैसा हमने आर्टिकल 77 पढ़ा। आर्टिकल 77 में हमने बात की थी कि संघ के प्रशासन या संघ की कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो राज्य की कार्यपालिका या राज्य सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, बाय द नेम ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के नाम से। आर्टिकल याद करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रोविजंस सारे के सारे वही हैं भाग 6 में जो हमने भाग 5 में ऑलरेडी पढ़े हैं। बस फर्क इतना है कि वहां पर वो केंद्र पर लागू थे, यहां पर ये राज्य पर लागू हैं। वहां पर वो केंद्रीय अधिकारियों के बारे में हम बात कर रहे थे, यहां पर हम राज्य अधिकारियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जब भी आर्टिकल्स याद करें, तो अगर आप राष्ट्रपति का आर्टिकल याद कर रहे हैं, उसी के साथ कंपेयर करके राज्यपाल का आर्टिकल याद कर लीजिए। अब जैसे मैंने कहा आर्टिकल 165 में है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि यही व्यक्ति केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, जो आर्टिकल 76 में है। जो आर्टिकल 77 है वही प्रावधान आर्टिकल 166 में है, लेकिन फर्क इतना है वो केंद्रीय प्रावधान है, ये राज्य प्रावधान है। ऐसे याद हो जाएंगे आपको आर्टिकल्स। नेक्स्ट अगला सवाल, आर्टिकल 167 में है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर एटसेट्रा, राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। बिल्कुल वही जो हमने आर्टिकल 78 में पढ़ा था। प्रधानमंत्री के कार्य एवं कर्तव्यों को परिभाषित 78 में किया गया, तो राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य एवं कर्तव्यों को परिभाषित किया गया आर्टिकल 167 में। और ये कहता है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन या राज्य की कार्यपालिका के प्रत्येक कार्य की जानकारी उस राज्य के राज्यपाल को दे। नेक्स्ट, इसके बाद शुरू होता है स्टेट लेजिस्लेटिव